वेल गाइस, तो फिल्म की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस फिल्म की टाइमलाइन एलियन 1979 की बात की है और एलियन 1986 के 37 इयर्स पहले की, यानी कि ये कहानी एलियन और एलियंस मूवी के बीच की है। सो अब ये सिंपल टाइमलाइन आप लोगों को समझ आ गई है, तो बढ़ते हैं मूवी की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें कुछ साइंटिस्ट से दिखाई जाती है जो नॉस्ट्रोमा पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची थी, जहां उन लोगों को कोई एलियन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एस्ट्रॉइड जैसी चीज मिली है जिसे दूसरे स्पेस स्टेशन में रिसर्च के लिए ले जाया गया है। जिसके बाद ये कहानी हमारे लीड कैरेक्टर रेन की तरफ बढ़ती है, जो अपने भाई यानी कि अडॉप्टेड भाई एंडी के साथ रहती है। लेकिन हाँ, वो इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक ह्यूमन है, जिसके साथ साथ वो दोनों ही एक कॉलोनी में काम करते हैं जिसे जैक्सन स्टार कहा जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, जिससे रेन काफी खुश थी और वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली उनके कॉन्ट्रैक्ट को वेलन युतानी फोर्सफुली एक्सटेंड कर देता है, जिस कारण ना चाहते हुए उन्हें इस कॉलोनी में अपने उन कामों को खत्म करना होगा। और इसी वजह से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ ज्वाइन हो जाती है, ताकि वो लोग एक स्पेस क्राफ्ट को रिट्रीव करें, ताकि वो लोग उसके क्रायोस्टेटिक चैम्बर को इस्तेमाल कर सके, जिसके इस्तेमाल से रेन, टाइलर और टाइलर की बहन के, जो कि प्रेग्नेंट है, साथ ही उसका कजिन और कजिन की गर्लफ्रेंड नवारो, जो सभी लोग यहाँ से निकल युवागा नाम के एक प्लेनेट पर अपनी नई शुरुआत करेगी, जिसमें टाइलर और बाकी सभी को रेन के पास मौजूदा एंडी की एबिलिटी को इस्तेमाल करना है, ताकि वो लोग उसकी इंटरफेस को इस्तेमाल कर उस स्पेस क्राफ्ट को इंटरैक्ट और उसके कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाए। जो बात सुनकर रेन थोड़ा हेजिटेट करती है, पर टाइलर के कन्विंस करने पर वो मान जाती है और साथ ही एंडी को उसे असिस्ट करने के लिए भी अलाउ कर जाती है। जिसके बाद के वो सभी सीधा उसी स्पेस क्राफ्ट की तरफ फ्लाई करते हुए पहुंचते हैं, जहां उन्हें ये रिवील होता है कि वो स्पेस स्टेशन दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि रोमिलस और रिमस में। और स्टैटिक चैम्बर को रिट्रीव करने के लिए टाइलर, टाइलर का कजिन और एंडी एक्सीडेंटली फ्रोजन फेस हगर के एक चेम्बर में आ पहुंचते हैं, जहां उन सभी को फ्रोज कर रखा तो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उनके वहां पहुंचते ही वो रूम लॉक हो जाता है और साथ ही ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, जिससे फ्रोजन फेस हगर धीरे धीरे अपने फ्रोज से निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, जिससे वो लोग बाहर निकल भी नहीं पाते। और इसमें एंडी उन लोगों की हेल्प भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं कि वो इन सारी चीजों को अनलॉक या फिर उसे ओवरराइड कर पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रेन एक डैमेज एंड्रॉइड रूक की चिप को निकाल एंडी के अंदर इंसर्ट कर देती है, जिस कारण उसे स्पेस स्टेशन को एक्सेस करने का परमिशन मिल जाता है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसमें कुछ अपडेटेशन भी आए हैं, जिस वजह से उसके थॉट्स भी चेंज हो चुके हैं, जो अननोइंगली उसके प्राइम डायरेक्टिव को ही चेंज कर देते हैं, यानी कि उसकी लॉयल्टी को, जो अब रेन से ज्यादा वेलेन युतानी की तरफ है। और जैसे ही वो लोग उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस चेम्बर से फेस हगर भी निकलना शुरू हो गए हैं, जो निकलते ही नोवारो से अटैच हो जाते हैं। साथ ही रेन को रूक को रिएक्टिवेट करते ही ये पता चलता है कि इस स्पेस स्टेशन के लोग जेनेमॉर्फ और उसके क्लोन के कारण मारे गए हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टाइलर नोवारो से उस फेस हगर को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रुक उनकी हेल्प तो करता है, लेकिन निकालने के साथ ही वो उन लोगों को ये भी वार्न करता है कि उस क्रिएचर ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया होगा, यानी कि नोवारो के अंदर उसने ऑलरेडी सीड को इम्प्लांट कर दिया है, जिस वजह से एंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बियॉन को ये समझाने की कि वो नोवारो को अपने साथ उनकी स्पेसशिप में नहीं ले जा सकता। पर बियॉन उसकी नहीं सुनता और नोवारो को यहाँ से सीधा उनकी स्पेसशिप में ले जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि नोवारो के चेस्ट से वो चेस्ट बस्टर निकल चुका है, जिससे नोवारो की डेथ हो चुकी है। साथ ही उस शिप में के और बियॉन मौजूद है। साथ ही रोमिलस का एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से उन लोगों के पास अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि जल्द ही रोमिलस शिप जैक्सन प्लेनेटरी से, यानी कि उसके रिंग
रेन से कोलाइड होने वाला है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि के नॉकआउट हो चुकी है और साथ ही उस वजह से बेहोश भी, जिस कारण चेस बस्टर शिप में एस्केप कर जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो सीधा बियॉन के पास आ पहुंचती है, जो दोनों ही कुछ करे उससे पहले ही बियॉन की नजर जेनोमॉर्फ पर पड़ती है, जो साइज में काफी बड़ा हो चुका है और वो उस पर अटैक तो कर देता है जिससे उन्हें लगता है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि जेनोमॉर्फ बियॉन को अपने एसिड के ब्लड की मदद से खत्म कर देता है। और वही बात करें रेन और टाइलर की, तो उन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना है, पर उससे पहले उन लोगों को फेस हगर का सामना करना होगा, जिसके लिए रेन अपना दिमाग चलाती है और बॉडी टेम्परेचर को इतना कम कर लेती है कि फेस हगर को ये समझ ही नहीं आता कि उनके बीच इंसान मौजूद है और चुपचाप से उन लोगों के बीच से वो लोग निकल तो रहे होते हैं, लेकिन के की आवाज सुन टाइलर घबरा जाता है और आवाजें उसे देना शुरू कर देता है, जिस वजह से फेस हगर उन्हें एक्नॉलेज कर लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों की नजर के पर तो पड़ती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका पीछा करते हुए जेनोमॉर्फ भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा है, जिस वजह से एंडी उसे उस शिप में लेने से मना कर देता है ताकि वो बाकी और किसी की लाइफ को खतरे में ना डाले। और वो तीनों वही खड़े होकर देख पाते हैं कि जेनोमॉर्फ के पर अटैक करते हुए उसे अपने साथ वहां से ले जाता है, जिसके साथ साथ एंडी और बाकी सभी को ये भी पता चलता है कि इस शिप में साइंटिस्ट जेनोमॉर्फ पर रिसर्च कर रहे थे, जिनमें से उन लोगों ने कुछ एक्सट्रैक्ट किया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें रोक देता है, यही बताते हुए कि वो प्रोमेथियस स्ट्रेन है, यानी कि उसकी मदद से वो लोग परफेक्ट ह्यूमन बना सकते हैं, यानी कि वो लोग मरते हुए लोगों तक को बचा सकते हैं, वो भी जेनोमॉर्फ के निकाले हुए उसी सीरम की मदद से। जिसके साथ साथ रूक उनसे ये इंसिस्ट करता है कि वो उसके सैंपल को अपने साथ कॉलोनी ले जाए ताकि वो लोग इसे प्रिजर्व कर सके और साथ ही बाकी और लोगों की जान बचा सके। पर उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि उस सीरम को जब एक माउस पर इस्तेमाल किया गया था तो उसकी हालत खराब से काफी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर से कुछ निकल आता है, जिस पर नजर किसी और की नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें रूक ने कुछ वेपन्स के बारे में भी बताया था, जिसे लेकर वो लोग सीधा जेनोमॉर्फ को खत्म करने के लिए पहुंचते हैं और के को बचाने के लिए। लेकिन उसकी तलाश उन्हें एक ऐसी लोकेशन पर ले आती है जो जेनोमॉर्फ ने बनाई है और वो काफी ही अजीब है। साथ ही वहाँ उसने के को एक ककून में रखा है, जिसे वो लोग वहाँ से रेस्क्यू करने का डिसीजन तो बनाते हैं और वहाँ से निकाल भी ले आते हैं, पर उसकी हालत काफी ही खराब है और वो काफी जख्मी है, जिस वजह से एंडी उन्हें वो सीरम देता है ताकि वो लोग उसे इंजेक्ट कर उसकी मदद से ठीक कर सके। लेकिन रेन ऐसा नहीं करती और उसे इस्तेमाल करने से मना कर देती है, जिसके साथ साथ वो एलियन भी उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से रेन के को लिफ्ट में डाल देती है और वो एंडी और टाइलर की तरफ उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि जेनोमॉर्फ ने टाइलर को खत्म कर दिया है और एंडी को जख्मी। और वही बात करे के की, तो वो इतनी जख्मी हो चुकी है कि वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जिस वजह से वो खुद को एंडी के दिए हुए उसी इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देती है ताकि वो इस सिचुएशन से सरवाइव कर पाए। और वही रेन जो रेमलस में वापस आ पहुंची है ताकि वो एंडी की हेल्प कर पाए, जो करने में भी कामयाब होती है, वो भी उसके अंदर से उसी चिप को निकालते हुए, जिस वजह से एंडी की लॉयल्टी वापस रेन की तरफ रिटर्न आ जाती है और वो उसकी हेल्प करने का डिसीजन बना लेता है। और हम देख पाते हैं कि रेन उस शिप की ग्रेविटी को डिसेबल कर देती है, जिससे उसे जेनोमॉर्फ को शूट करने में आसानी तो हो जाती है, लेकिन एक जेनोमॉर्फ उस पर अटैक कर देता है, जिसे बचाते हुए एंडी आ पहुंचता है और वो दोनों जेनोमॉर्फ पर हमला करते हुए वापस कॉर्बेलियन में आ पहुंचते हैं, यानी कि उनके पुराने शिप पर, जिसके बाद वो लोग अपने शिप को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो लोग अपनी युवागा की ट्रिप को कंटिन्यू कर सकें, जिसके लिए वो सबसे पहले के को क्रायो चैम्बर में डालती है और उसके बाद एंडी को भी अपने साथ ले जाने का डिसीजन बनाती है क्योंकि वो उसका भाई है। जिसके साथ साथ वो नोटिस कर पाती है कि रोमिलस यानी कि वो स्टेशन रिंग से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके अंदर रूक भी मौजूद था, जो उन लोगों को आखिरी दम तक यही कहता रहा कि वो लोग
उसके सैंपल को अपने साथ ले जाए। जिसके बाद रेन जैसे ही स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर डाल खुद भी क्रायो चैम्बर में जाने का डिसीजन करती है, तो उसी दौरान उसे पता चलता है कि के की हालत कुछ ठीक नहीं। जिसके साथ साथ उसे क्रायो चैम्बर से निकालती है तो नोटिस कर पाती है कि उसने एक ह्यूमन जेनोमॉर्फ को बर्थ दिया है, यानी कि एक हाइब्रिड को, जिसे रेन खत्म करने का डिसीजन तो बना लेती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो ह्यूमन जेनोमॉर्फ कहीं गायब हो जाता है, जिसकी तलाश उसे और कहीं नहीं बल्कि के की तरफ ले आती है, जिसे उस हाइब्रिड ने खत्म कर दिया है और साथ ही एंडी को इंजर्ड भी। पर रेन जैसे तैसे उस क्रिएचर को उस स्पेसशिप से निकालने में कामयाब होती है और जैक्सन रिंग पर भेजने में, जो दिखने में काफी ही घिनौना और काफी ही लंबा था। पर एनी हाँ, रेन उसे बच निकलने में कामयाब हुई है और साथ ही वो एंडी को चैम्बर में डाल उसे यही कहती है कि वो उसे फिर से ठीक कर लेगी। जिसके बाद क्या, वो युवागा पहुंचने से पहले कुछ लॉग्स को रिकॉर्ड करती है। साथ ही उसे वहां पहुंचने में 9 साल लगने वाले हैं, जिस वजह से वो खुद भी स्लीपिंग चैम्बर में चली जाती है।